करेंगे। फ्राइडे है और 11 बज रहे हैं और ये टाइम होता है हमारे हेल्थ शो का, जो कि हर जुमे के दिन 11 से 12 बजे लिंक एफएम 96.7 से नशर किया जाता है। जो लोग हमारे साथ नए हैं उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताती चलूं कि इस प्रोग्राम में, जिसका नाम हेल्थ शो विद डॉक्टर परवीन अली, इसका जो मकसद है वो ये है कि हम मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस के बारे में लोगों को आसान ज़बान में बता सकें, समझा सकें, टू रेज अवेयरनेस, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कंडीशंस के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि जब वो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे सवाल पूछने में उनको मदद हो सके और अपनी कंडीशन के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकें। जैसा मैंने कहा, हर जुम्मे के दिन 11 से 12 बजे ये प्रोग्राम होता है। आप इसको लिंक एफएम 96.7 की वेबसाइट से सुन सकते हैं, लिंक एफएम 96.7 रेडियो पर सुन सकते हैं, और हम फेसबुक लाइव पर भी होते हैं। और आप हमें अपने मैसेजेस भी ड्रॉप कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड अस टू लुक इनटू एनी ऑफ द कमेंट्स और एनी ऑफ द मैसेजेस, या आपके क्वेश्चन हैं टॉपिक्स को लेके, तो हम कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स को भी आंसर कर सके जैसा पॉसिबल हो सके। तो हर रोज की तरह या हर वीक की तरह आज का हमारा टॉपिक भी थोड़ा सा यूनिक है, और उसमें हम, चूंकि रमज़ान है और रोज़े शुरू हो गए हैं, तो इस आज के दिन हम बात करेंगे रमज़ान और रोज़ों पर। फास्टिंग क्यों करनी चाहिए, विल जस्ट एक्सप्लोर अ लिटिल बिट मोर अबाउट के फास्टिंग करने के या रोजे रखने के फायदे कौन कौन से हैं और कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। नुकसानात तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ख्याल रखना पड़ता है, या कुछ बीमारियां, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, या आप कुछ सर्टेन मेडिकेशंस पर हैं तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है फास्टिंग के लिहाज से। रोजों की जब बात आती है तो भी बहुत से सवालात होते हैं लोगों के जहन में, किन सिचुएशंस पे कर सकते, कब नहीं कर सकते। खासतौर पे वो लोग कि जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां अगर रेगुलरली ले रहे होते हैं, तो ये समझना और ये अंदाजा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए। तो इस तरह की चीजें हम देखेंगे, और हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज है या आपको कोई और इस तरह की हेल्थ कंडीशन है, तो आपकी मेडिकेशन लेने का उसका क्या सिलसिला है, किस तरह से आपको लेना चाहिए। और हेल्दी ईटिंग का जो आपका खाने पीने का जो मैकेनिज्म है रमजान के दौरान, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा एक महीना है कि जिसमें आप अपनी बॉडी को पूरा एक तरीके से रीबूट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी आदतें, बहुत सी चीजें जो हम कर रहे होते हैं उनको अच्छे तरीके से शेक करके, अगर हम खाना अच्छे तरीके से खाएं, हेल्दी ईटिंग को इम्प्रूव अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, और अपने जो खाने पीने की रूटीन को सही करें, तो आई थिंक बहुत ज्यादा जो फायदे हैं वो हम इस महीने से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और जो है हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज और वेट मैनेजमेंट पे, और रमजान का स्मोकिंग या दूसरी चीजों पे क्या असर हो सकता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप आज का प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सामिया हुसैन, और सामिया हमारी गेस्ट हैं जो कि आज हमें इन टॉपिक्स पे जिस पे हम बात करने जा रहे हैं उस पे हम मिलके बात करेंगे, उस पे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैन यू हियर मी ओके? सामिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही? हाँ आ रही है, आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम पे आने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने अपना टाइम निकाला और आप इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा बारे में बताएंगे ताकि लिसनर्स को पता चले आप क्या करते हैं, कहाँ होते हैं? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं फिलहाल जेरियाट्रिक के डिपार्टमेंट में काम करती हूँ अस्पताल में, जो केयर ऑफ एल्डरली कहते हैं। लेकिन मेरी ट्रेनिंग की बैकग्राउंड है जनरल मेडिसिन में, तो मैंने एमआरसीपी किया तकरीबन 10-15 साल पहले। और मेरे जो खास इंटरेस्ट है साइड में वो है न्यूट्रिशनल मेडिसिन में। तो मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स कर सॉरी, एको आ रहा है मेरे नो, इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो वर्कशॉप्स में करती हूँ कम्युनिटीज में, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, इन पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है डाइट और हेल्थ के बीच, ताकि लोग वाइजर चॉइसेस बना सके हेल्थी ईटिंग के लिए, और
बेटर हेल्थ और डिजीज जो है उसके रिस्क मॉडिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच सामिया। और आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे रमजान के हवाले से कि किस तरह से लोगों को बता सके हेल्दी ईटिंग की इम्पोर्टेंस। और फर्क ये है कि आप ये जनरली करती हैं, बस आज हम इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे रमजान के साथ अटैच कर ले ताकि लोगों के जो बहुत से सवालात हैं उनको हम आंसर कर सकें। तो जब रमजान की बात आती है तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि जी हम रोजा क्यों रखते हैं और किस सबको पता है कि एक मुस्लिम्स के लिए कंपलसरी है रोजे रखना, कि आप एग्जेम्प्टेड है। और रमजान में ही नहीं, रमजान के अलावा दूसरे बहुत जो है लोग रोजे रखते हैं और रखे जा सकते हैं। जैसे शवाल में 6 दिन के रोजे होते हैं, जुल्हज के महीने में 9 दिन के रोजे रखे जाते हैं, पहले रोजे रखे जाते हैं, रजब और शाबान में जो है वो भी रोजे रखे जाते हैं। तो इट्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और वो बल्कि हफ्ते में भी एक या 2 दिन जो है रोजे रखा करते थे। और कुछ जो एविडेंस है उससे ये पता चलता है कि हर दूसरे दिन भी जो है कुछ रोजे रखे जाते हैं। अल्लाह के बहुत इस तरह से रोज रखे। तो फास्टिंग जो है एक बहुत अहम एलिमेंट है। आप क्या बताएंगी इसके हेल्थ बेनिफिट्स? बहुत सारे हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स है? क्या इसके बारे में कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि रमजान के महीने में रोजा रखना तो फल बरदार है हमारे लिए, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है हेल्थ के लिए बहुत सारे हैं। तो जैसे कि अगर हम 1-2 दिन रोजा रखें हफ्ते में, उसका हेल्थ कंपेयर टू इफ वी फास्ट महीने के लिए अगर हम रोजा रखें तो उसका बेनिफिट थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर हम मसलन अगर हम घर साफ करें ट्वाइस अ वीक, वो जो है सुपरफिशियल क्लीनिंग होता है। लेकिन हर साल अगर हम एक बार वो डीप क्लीनिंग करें, जैसे कि स्प्रिंग क्लीनिंग हम कहते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी अगर हम पूरे महीने रोजा रखे, इट गोज इनटू अ डीप क्लीनिंग मोड। एंड ये जो है बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो सब ऑर्गन्स है जैसे कि लिवर, किडनीज, बाउल, ऑर्गन्स के लिए दे हैव एन ऑप्टिमम एफिशिएंसी। लेकिन क्योंकि हम लोग स्ट्रेस रहते हैं, हम लोग खाना खाते हैं जो फास्ट फूड है, ये सब चीजें, इट स्लोज द एफिशिएंसी डाउन ऑफ दीज ऑर्गन्स। तो जब हम पूरे एक महीने के लिए रोजा रखते हैं, it allows these organs to reach efficiency. It allows our body to get rid of toxins जो हमारे बॉडी के अंदर है जिससे हमें फायदा नहीं होता। It actually clogs up our system. तो पूरा एक महीने रोजा रखने से ये जो डीप क्लीनिंग है हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। And then we notice better skin, we notice better concentration, memory, better brain function. Or the reason for this is because our organs are optimized in their working capacity. तो वही जैसे आपने जब घर की सफाई करे तो डी क्लटर करते हैं ना, चीजें उठा के बाहर फेंकते, जो चीजें आपको जरूरत नहीं होती और दोबारा से आपको स्पेशियस लगने लगता है सब कुछ बहुत अच्छा। वही हिसाब है कि एक साल के इस महीने में ये आपका बॉडी का डी क्लटरिंग होता है। उसके अंदर से जो कचरा और जो सारी ऐसी चीजें हैं जो टॉक्सिन्स हैं, जो कि हार्मफुल चीजें हैं, जो कि आपकी के लिए आप ये समझ ले कि जो क्लटर इकट्ठा हुआ हुआ है, जो कचरा वगैरह जहां जहां हुआ हुआ, वो सब आप हटा के उस जगह को पूरा अच्छे तरीके से साफ करके और दोबारा से रिचार्ज कर देते हैं। और इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट जैसे आपने कहा, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल आपका इंप्रूव हो जाता है, और इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल करने में भी बहुत से लोगों को बहुत मदद मिलती है। मेंटल वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। और हैबिट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं हम इससे बहुत ज्यादा, नहीं? Exactly. तो रिसर्च दिखाते हैं हमें कि अगर हम एक चीज 30 दिन के लिए कर सकते हैं तो फिर वो हैबिट बन जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम ये 30 दिन के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करें, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम जब खाना खा रहे हैं रोजे खोलने के बाद, इस पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर हम रोजे अच्छी तरीके से करें तो फिर बहुत सारे फायदे हो सकते हैं हेल्थ के लिए। जैसे कि आपने कहा वेट कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, ये सब चीजें हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग क्योंकि रोजे के अंदर ऐसे चीजें खाते हैं जो हाई इन शुगर है, जो ऑयली है,
तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट बहुत सारे लोग एक्चुअली वेट गेन करते हैं रोजे के महीने के बाद सो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रोज लाइक यू सेड इन द बिगिनिंग जब हम रोजे रख रहे हैं जब हम खाना खा रहे हैं रमजान के महीने में वी हैव टू बी केयरफुल एंड वाइज अबाउट व्हाट वी ईट क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर जो फायदा है रोजे रखने से वो हमें पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो जैसे आपने कहा जब हम रोजे रखते हैं तो हमारे ब्लड ग्लूकोज जो है वो बेटर कंट्रोल होता है जो जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज में हम टाइप 2 डायबिटीज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का डिजीज है का बीमारी है जब हम रोजे रखते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है सो वी हैव बेटर शुगर मेटाबॉलिज्म व्हेन फास्टिंग और अगर हम सही तरीके से खाना खाए रमजान के महीने के अंदर देन वी विल आल्सो लूज वेट एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस वो जैसे कि साइड इफेक्ट है वेट लॉस और हम ऑप्टिमम वेट जो है हमारे लिए वी विल अचीव दैट इंशाल्लाह अच्छा सामिया इस पे बात करते हैं इससे पहले ये बताइएगा थोड़ा सा कि मतलब अब जैसे आपने कहा ये सारे बहुत से बेनिफिट्स हैं सबसे ज्यादा फॉर एग्जांपल एडिक्शन भी काफी कम हो जाती है जिन लोगों को चाय पीने की या स्मोकिंग की या किसी और तरह की कोई एडिक्शन है तो जैसे आपने कहा अगर आप 30 दिन तक कोई काम नहीं करते तो इट जस्ट हैबिट वो आसान हो जाता है छोड़ना और जैसे फॉर एग्जाम्पल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्क है जो कि डेथ कॉज करता है जिससे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कॉज करते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं बीमारियां डेवलप करते हैं चेक की और उसके अलावा भी हैं तो उस तरह की चीजें खत्म कर सकता है तो हम ये डाइट पे और हेल्दी ईटिंग पे बात करते हैं उससे पहले ये बताएं कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है आपकी बॉडी किस तरह से हम कह रहे हैं कि चार्ज होती है रीबूट होती है क्या होता क्या है जब आप रोजा रख रहे होते हैं एक दिन में या एक टाइम पे व्हाट बॉडी गोज थ्रू तो जैसे आपने कहा addictions जो है you can help get over it in the month of Ramadan जैसे कि शुगर एडिक्शन बहुत सारे लोगों को शुगर एडिक्शन है और उनको पता भी नहीं है कि शुगर एडिक्शन है और चाय के एडिक्शन जैसे आप कह रहे थे जब हम रोजे रखते हैं हमारे जो addictions है they can cause us problems like headache problems like lethargy problems like this or cravings जो हम कहते हैं और ये जो है headaches और lethargy अगर like consecutive days तो फिर 5 to 10 days के बाद these symptoms will subside it's very important कि पहले दिन में ये सब withdrawal symptoms जो हम कहते हैं ये सब होगा लेकिन अगर if you stick to it then you can get over it तो पहले एक दो दिन में जब हम रोजा रखते हैं we start breaking down जैसे हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा हार्ट रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा हम will slow down a little bit और फिर हंगर भी भूख भी बहुत लगेगा पहले 2-3 दिन में और इसके बाद हमारे मेटाबॉलिज्म जो है शिफ्ट हो जाता है तो instead of using energy from जैसे हम कहते हैं ना carbohydrates and sugars हमारा मेटाबॉलिज्म स्विच करते हैं and we start breaking down fats for energy तो हमारे फैट स्टोर्स है वो उससे हम एनर्जी लेते हैं तो over the next like 7 to 10 days of fasting हमारा फैट स्टोर्स will start to be mobilized ठीक है और जब क्योंकि हमारे बर्डन जो है ना हम कॉन्स्टेंटली खाना खाते हैं हमारा बॉडी लाइक इट गेट्स ओवरवेल्म्ड ओके तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि डीप क्लीनिंग मोड में चले जाते हैं तो फिर हमारे जो ऑर्गन्स है दे स्टार्ट वर्किंग मोर एफिशिएंटली तो क्योंकि दे आर वर्किंग मोर एफिशिएंटली दे स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वी स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ दोस टॉक्सिन्स क्योंकि our organs have the time to do this now they're not burdened constantly with food they have the time and they can start sifting through all the toxins in our body. So 10 दिन के बाद we will start feeling a bit more recharged. We will start gaining more energy. We will start feeling lighter. Or like the last 15 days of fasting, so from day 15 to 30, क्योंकि हमारा body efficiency gain कर रहे हैं, we will start noticing a lot of benefits in our skin, in our ability to think quickly, जो हम कहते हैं ना ब्रेन फॉग जो है बहुत सारे लोग ब्रेन फॉग से सफर करते हैं वो भी क्लियर हो जाता है मेमोरी भी इंक्रीज हो जाता है सो
because हमारा मेटाबॉलिज्म जो है शिफ्ट हो जाता है एंड हमारे ऑर्गन्स जो है दे स्टार्ट वर्किंग मोर एफिशिएंटली. तो इसलिए हमारे इसलिए वी हैव ऑल दीज बेनिफिट्स इन आवर बॉडी लाइक बाय द एंड ऑफ द मंथ. और फिर आप कह रहे थे जैसे कि स्मोकिंग एज वेल. Smoking is linked to so many diseases, whether it's cancer or bladder cancer or whether it's lung disease. So of course in Ramadan, like we are giving up smoking as well. So if by the time you get to the end of Ramadan, the 30 days, don't start smoking again. Because वो 30 दिन के बाद, you'll get a lot of it out of your system. You'll probably get over the addiction. So it's very important that, ये 30 दिन जब खत्म हो जाए, please don't go back to the old. You've conquered, the hardest part. By the end of the 30 days, you've conquered it. So try to keep up with the good habits. और उसमें ये भी है कि देखिए वो एक तरीके से आपका सबसे ज्यादा जब हैबिट चेंज करने की बात करते हैं या हेल्थ बिहेवियर को चेंज करने की बात करते हैं तो सबसे पहली जो उसमें जो चीज बहुत जरूरी है जो एज ए हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हम लोग करते हैं कि जब तक बंदा रिकग्नाइज नहीं करेगा कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चेंज नहीं होती. और सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रमजान के महीने में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो वो सेल्फ कंट्रोल है वो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास, आप जो लोग रेगुलरली रोजा रखते हैं उनको उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. क्योंकि आम हालात में है कि आपने खाने की कुछ ऐसी चीजें तो कहते हैं अच्छा अभी खा ले कल नहीं खाएंगे, या स्मोकिंग है तो अभी कर ले थोड़ी देर के बाद, अब जो इसके बाद का है वो नहीं होगा. तो वो आपके पास वो ऑप्शंस नहीं रहते. तो वो एक बहुत बड़ा एक फायदा है उस महीने का कि वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऐसी हैबिट्स को, ऐसी आदतों को हटाने के लिए जिनको आप कर सके. तो थैंक यू सो मच, दैट वाज अ रियली यूजफुल एक्सप्लेनेशन. इसका ये इसी तरीके से कि जैसे आपके किचन में बहुत सारा स्टोर है सामान और आप चीजें निकाल के रोजाना बना रहे होते हैं, लेकिन जब आप शॉपिंग करना बंद कर दें आपके पास खुशी, तो आप कोशिश करेंगे कि देखें आपकी अलमारियों में कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं तो उसको उठा के और जो खाने की चीजें जिससे कुछ खाना बनाया जा सकता है उसको इस्तेमाल करें. तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी जब उसको कार्बोहाइड्रेट का आउटसाइड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है तो थोड़ा टाइम आप परेशान होते हो, फिर आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है क्या पड़ा हुआ कि जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी के लिए, और उस तरह से आपकी बॉडी की जो फैट के स्टोर्स है वो कम होना शुरू होते हैं. थोड़ा सा हेल्थ रिस्क पे बात करते हैं सामिया. अब जहां रोजे के फायदे हैं वहां पे कुछ ग्रुप्स के लिए रोजा रिस्की भी हो सकता है. उसके थोड़े से जो है कह लें उसको या खतरात भी हैं जो कि देखने की जरूरत होती है. उनके बारे में बताएंगे कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे मेरे ख्याल में जिनको डायबिटीज है या दूसरे जो लोग हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल. सो जैसे कि आपने कहा डायबिटीज इज प्रोबब्ली द मेन कंसर्न. अगर आपको डायबिटीज है टाइप 1 या टाइप 2 और अगर आप दवाई ले रहे हैं, खासतौर के अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो फिर आपको आपके डॉक्टर के साथ मशवरा लेना पड़ेगा. बिकॉज fasting with insulin is not a good combination. So it can be very dangerous. जैसे कि क्योंकि इंसुलिन से हमारे जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाता है, और अगर वो ज्यादा कम हो गया तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो हाइपो कहते हैं ना, हाइपोग्लाइसीमिया. तो ये बहुत डेंजरस है. तो यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर. अगर आप एनी दवाई ले रहे हैं फॉर एनी कंडीशन, जिसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी लोग दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी दूसरे दवाई है इंसुलिन के अलावा, तो आपको आपके डॉक्टर के साथ बातें करना पड़ेगा कि अगर if you just change the timing, that might be possible to fast. Because again, like blood pressure as well, you don't want blood pressure to be too high or too low. खतरा हो सकता है इससे. तो आप आपके डॉक्टर के पास जाए and explain, if your doctor is not familiar with fasting, what it involves. And it may be possible with doctor consultation कि आप रोजा रख सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि maybe your tablet taking time may change. और जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्पररी जो बीमारी होती है, जैसे कि अगर आपको इन्फेक्शन है और आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ रहा है, again it may be the timings have to change. It may be that you can't fast for a temporary time, so you can take the antibiotics sometime for the infection. लेकिन ये जरूरी होता है कि you have to consult a specialist, either your GP or a consultant, to discuss with them and together make a plan कि ये रोजा रखना पॉसिबल है कि नहीं. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें परमिशन दिया है टू नॉट कीप द फास्ट.
लेकिन अगर possible है रोजा रखने के लिए, then then pursue it and discuss it with the doctor and see if there are any ways in which you can. And of course other conditions जो है जैसे कि pregnancy बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को their blood pressure goes low in pregnancy or it goes very high in pregnancy. So even in this condition as well, if you have concerns, तो फिर आपके डॉक्टर के पास जाए और उनके साथ कंसल्ट करें कि रोजा रखना, like is it possible or not. जी बिल्कुल, मैं उसमें थोड़ी सी और से एट रिस्क ग्रुप्स को ऐड करूंगी। जैसे आपने कहा कि डायबिटिक हैं, ऐसे कोई भी लोग के जो किसी भी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन से, लॉन्ग टर्म कंडीशन से अफेक्टेड है और किसी किस्म की मेडिकेशंस ले, डायबिटीज वन एग्जांपल। ऐसे लोग जिनको एस्थमा या सीओपीडी है, दैट कुड बी अनदर एग्जांपल। क्रॉनिक हार्ट फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीजेज या किसी तरीके के एक्यूट इन्फेक्शन से आपने कहा जहां पे आपको दवाई उसी तरीके से लेनी है, उतने ही टाइमिंग्स पर लेनी है, तो वो अब जरूरी हो जाता है प्रेगनेंसी। उसमें कुछ चीजें ये कि जहां पे बाजू का ये समझते हैं कि जी अच्छा दिन में मुझे 4 दफा अगर दवाई लेनी है तो मैं 2 दफा ले ली उस पे, तो वो इतना आसान नहीं होता, वो उसको देखना पड़ता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं, डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट जीपी के पास या जो भी आपके स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट है उनके पास। या जो लोग डायबिटिक है, एस्थमा है, यू मे हैव एस्थमा नर्सेज, डायबिटिक स्पेशलिस्ट नर्सेज और दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके साथ आप काम करें, दे एडवाइज यू लिटिल बिट मोर, क्योंकि जब आप दवाई ले रहे होते हो तो उसका एक पूरा एक तरीके से आपकी जिस्म के अंदर आपकी ब्लड में उसका लेवल मेंटेन करना होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दे तो उसका वो इफेक्ट नहीं होता जो होना चाहिए। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात कर लें। इसके अलावा थोड़ी सी जो पोटेंशियल और आम लोगों को भी थोड़े से रिस्क हो सकते हैं फास्टिंग के जैसे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्लीप डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं क्योंकि हमारा पूरा साइकिल आगे पीछे हुआ होता है और उसकी वजह से थोड़ी सी चीजें आगे जो है परेशानी का शिकार हो सकते हैं जनरली लोग। तो उसमें थोड़ा सा ये आपको अपनी रूटीन चेंज करने की जरूरत होती है और देखना होता है कि किस तरह से आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, इफ दैट मेक सेंस। सामिया, हमारे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है तकरीबन 25 सेकंड में, तो ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। Sheffield's Link FM. Whether it's your home or your business premises, it's the Wentworth Contracts Showroom on Princes Street, Rotherham, to see their range of carpets and carpet tiles, wood and laminate flooring, vinyls and even artificial grass too. With landlord special offers, including carpets at just £3.50 per square metre. This family-run business supply and fit them all. And if you can't get to the showroom, Wentworth Contracts will bring samples to you. For details, call 01709 552 556 or click on wentworthcontracts.com. At Kuchenhaus, we deliver German quality at affordable prices. It's what we pride ourselves on. Have you been quoted by Wren, Wix, B&Q or any other kitchen outlet? At Kuchenhaus Sheffield, we're confident that we won't be beaten on quality or price. With our range of bespoke German-engineered kitchens, direct from our factory in Germany. Which is why we believe we'll beat any like-for-like quote. Visit the showroom on Attercliffe Road, click on kuchenhaus.co.uk or call 0114 256 0888. I do. And I do too. We both agree that for weddings or any event, function, celebration or party, Premier Banqueting in Leeds is the venue to choose. With spacious suites and all the latest facilities, a stage, sound and lighting, Full catering facilities, a commercial kitchen and friendly helpful staff. and there's a bridal suite too. Call Leeds 235 9290 to book your wedding today and you can have the hall for free for Mendy. Or click on premierbanqueting-leeds.co.uk. Affordable and luxurious. But now we must all still stay at home. It can be hard, but it's making a difference. So please keep going. For the ones you love, keep going. For every key worker on the front line, as they keep going for us. Keep going, because together we will beat the virus. To all of you making sacrifices every day, thank you.
We are apart for now, but we will be together again. Stay home, protect the NHS, save lives. अल-मुस्तफा ट्रस्ट इंटरनेशनल अपने तमाम यूके भर के डोनर का बेहद मशकूर है। मुतासरीन कोरोना वायरस की इस मुश्किल और तकलीफ दे घड़ी में अपने एहतियात सदकात अल-मुस्तफा ट्रस्ट को देकर गरीब और नादार लोगों का सहारा बने। अल-मुस्तफा की लाइव अपील लिंक FM पर 15 मई 5 बजे से शुरू होगी। अगर आप अभी अपने एहतियात सदकात देना चाहते हैं तो डोनेशन के लिए 0114-244-753 वेबसाइट www.almustafa.uk. Dates. Premium quality dates from Saudi Arabia. Available from leading Asian supermarkets. For more information, visit our website on www.kingsmedinadates.com. मैं निकला वो टैक्सी लेके और रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं उठे टैक्सी तोड़ आया। मैं घर आया और बुढ़ी ने सानू बहुत रुलाया, फिर मिस्टर कंपनसेटर नवी टैक्सी लेकर आया, फिर मैं मुस्कुराया। अगर आप मुस्कुराना चाहते हो तो मिस्टर कॉम्पनसेटर को अपना टैक्सी क्लेम दो और मिस्टर कॉम्पनसेटर जो क्लेम के बादशाह हैं अपफ्रंट रेफरल देते हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, अपफ्रंट अपना 2000 पाउंड ले लो। कॉल करो 0114-3863-386. Terms and conditions apply. If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org. Welcome back. This is Link FM 96.7 और इस वक्त हेल्थ शो का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फास्टिंग, रोज़ा रखना और उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं या उससे मुतालिक जो हमें ख्यालात रखने चाहिए रोज़ा रखते हुए, उन चीज़ों पर। मेरे साथ हैं डॉक्टर सामिया हुसैन। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे अगर आप किसी किस्म की क्रॉनिक कंडीशन में है या कुछ इस तरह की आपको कोई सिचुएशन में है कि जहाँ पे आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो इट्स ओके और देयर आर एग्जेम्पशंस टू इट। तो फॉर एग्जांपल बच्चे जो है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ प्यूबर्टी, उनको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक या किसी भी किस्म की एक्यूट इलनेसेस हैं उनको ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोग जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, किसी तरह की लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, दे डोंट नीड टू फास्ट। और उसके अलावा ट्रैवलिंग में अगर आप सफर कर रहे हैं और दैट इज व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट, तो उसमें भी आपके पास एग्जेम्पशन है कि आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में वो खवातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं या ड्यूरिंग पीरियड्स, ये ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे रोजा रखने की जो है जरूरत नहीं है। और इनमें से बहुत से लोग अब अगर आप चाहें तो अपने रोजे बाद में, जैसे अगर आप किसी किस्म की एक्यूट इलनेस का शिकार है और आपको रोजा रखना है, तो आप जो है आम दिनों में उस पे भी महीनों में भी रोजा रख सकते हैं। तो आई थिंक ये तो हो गई हमारी इस पे कि किस तरह से आप और कौन कौन से लोग रोजा रख सकते हैं, कब कब रखना चाहिए। डिसीजन टू फास्ट और नॉट टू फास्ट, रमजान के अंदर जो बहुत से लोगों को ये डिसीजंस करने होते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको बहुत सी मुख्तलिफ चीजें देखनी होती है। एक तो ये कि ये आपका अपना डिसीजन है, आपको अपनी बॉडी का, अपने जिस्म का, अपनी चीजों का पता है, अपनी कंडीशंस का पता है, तो दैट डिटर्मिन्स कि आपको रोजा रखना है नहीं। दूसरी चीज रिलीजियस ओपिनियन है उसके बारे में कि कौन अलाउड है और कौन नहीं है, कौन एग्जेम्प्टेड है कौन नहीं, जिसपे हम। तीसरी बात आ जाती है मेडिकल ओपिनियन, कब इट इज सेफ टू फास्ट एंड व्हेन इज इट दैट आप उसको रोजे के लिए देखें कि क्या वाकई वो आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज में हमारे पास 3 तरह से जो ग्रुप उनको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले होता है हाई रिस्क डायबिटीज, जिसमें कि वो लोग जिनको टाइप 1 डायबिटीज
है जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और HbA1c की अगर हम रीडिंग उसको देखें तो वो 8.5 से ज़्यादा रहती है। इसके अलावा इनको चांस सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होने के कि इनके शुगर लेवल जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कम हो सकते हैं, बहुत जल्दी। अगर उनको कोई और किसी किस्म की कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोई दूसरी बीमारियां हैं डायबिटीज के साथ, जैसे हाइपरटेंशन हो गया या हार्ट फेलियर है या किडनी की कोई डिजीज है या ये कि उनको कोई अक्यूट इलनेस है, उस वक्त उस टाइम के दरमियान में उनको रेगुलरली वो क्रॉनिक कंडीशन नहीं है लेकिन उस वक्त उनको कोई बीमारी है उसके साथ, या प्रेगनेंसी है, बहुत सी खवातीन को प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, तो ये एक हाई रिस्क ग्रुप है। फिर उसके बाद हमारे पास मॉडरेट रिस्क ग्रुप में भी कि ऐसे लोग कि जिनका HbA1c एक वो टेस्ट है जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल कितना है और पिछले 3 महीने के अंदर कितना रहा है। डॉक्टर सामिया प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं किसी कोई ऐसी चीज बोल दूं कि विच सो इनको मॉडरेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल के अंदर आता है। HbA1c अगर आपका 7.5 और 8.5 के दरमियान अगर आप में रहता है वो लोग, और ये वो लोग हैं जिनका डायबिटीज जो है वो वेल कंट्रोल्ड है, अच्छे तरीके से उनको इतनी आसानी से हाइपोग्लाइसेमिक और दूसरी चीजें नहीं होती। एंड देन यू हैव लो रिस्क वाले ग्रुप के जो डाइट कंट्रोल डायबिटीज पे है, किसी दवाई से या डाइट से और जो है फूड से उनका जो है डायबिटीज क्वाइट कंट्रोल्ड है और वैसे हेल्दी है, कोई किसी और किस्म की कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। तो आई थिंक जी मैं कहूंगी कि ये कैटेगरी जो है जो जिनको डायबिटीज है लेकिन दे आर कंट्रोल्ड बाय डाइट, बाय फूड, एक्चुअली बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं अभी कि इन कैटेगरी के लोगों को फास्टिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं जी। इनफैक्ट जो कैटेगरी है जो दवाई नहीं लेते, देयर ऑन डाइट कंट्रोल, फॉर देम फास्टिंग इज एक्चुअली अ गुड वे टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर। और बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं अभी जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जो has a positive effect on the health of those they're like diet control diabetics. So I would say actually, for them, if they are careful with what they eat when they break their fast for suhoor, then actually their blood sugar, the HbA1c, actually can become almost normal. So for those category of people, fasting is actually very beneficial. क्योंकि कोई किसी किस्म की दवाई भी नहीं होती ना कि जिसकी वजह से आपकी चीजें अफेक्ट कर रही हो, तो आप अपनी अच्छे से एडजस्ट कर लें। तो वे ज्यादातर ऐसे लोगों में वेट कंट्रोल का भी बड़ा मसला होता है। अब एक बड़े ग्रुप के अंदर हर किसी को तो नहीं, लेकिन उसमें वेट में भी काफी आप अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन को। और जैसे आपने कहा कि ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में काफी आपको हेल्प मिल सकती है। तो अगर कोई ऐसा डायबिटीज किसी को और किसी ने रोजा रख लिया है और अब उनकी हालत हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो गया, हालत खराब होनी शुरू की, तो उस सूरत में आप क्या एडवाइस करते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया होता है जिन लोग who are on medication. If you're not on medication, the medication lowers the blood sugar. So if you are on medication, you have hypoglycemia, you should know this already, but you need to break the fast. You need to get sugar into your system. क्योंकि जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो फिर फिटिंग भी हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, तो इट्स वेरी डेंजरस। और बहुत सारे लोगों को जिनको हाइपो का रिस्क है उनको पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू। You have to take quick glucose, जो कहते हैं हम, like fast glucose, ताकि blood sugar levels go back up into a normal range. तो बिल्कुल, तो वो जो कुछ चीजें कि कब आपको अपना, अगर आपने रोजा रखा तो कब आपको नहीं रखना है रोजा, या कब आपको रोजा तोड़ देना है, वो ये कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 3.5 मिलीमोल से नीचे चले जाएं, अगर आपने हाइपोग्लाइसीमिया और आप चेक करते हैं ब्लड शुगर लेवल्स तो 9 से नीचे हो गए, तो दैट मीन्स यू हैव टू जो फास्ट है वो आपको खत्म करना होगा, देन यू नीड शुगर, जैसे आपने कहा। उसके अलावा व्हाट इफ अगर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए, जैसे 16.7 से ज्यादा हो जाए, तो उस ही आपको फास्ट अपना तोड़ना होगा। जी, अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं एंड योर ब्लड शुगर गोज हाई बिकॉज यू लेफ्ट आउट योर मेडिकेशन, तो फिर अगेन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपका मेडिकेशन, ताकि आपका ब्लड शुगर कम्स डाउन बैक टू नॉर्मल। बिकॉज जैसे कि लो ब्लड शुगर
हेल्थ के लिए बहुत खराब है, हाई ब्लड शुगर भी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यू विल हैव पैरामीटर्स गिवन बाय योर specialist or by your GP कि आपका blood sugar should be from within a certain range, और advice मिलना चाहिए कि अगर if your blood sugar goes above a certain range, how can you adjust your insulin dose or your medication in order to bring that level back. So if you're fasting और आपका blood sugar high हो जाता है, you may have to break that fast by taking the medication to bring the sugar back down. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सामिया. अच्छा, तो जो लोग जो रोजा रमजान के दौरान रोजा रखने के इसमें कौन सी जो आप है जनरल रिकमेंडेशन है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन या इन टर्म्स ऑफ क्या कर सकते हैं? अभी हम यहाँ पे सोच रहे हैं डायबिटीज के लिहाज से कि किस तरह की एक्सरसाइज, कौन सा ब्रेकफास्ट अगर किस तरह का करना, कौन सी ऐसी चीज पे आप क्या न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं बेबी? जी, तो जैसे कि न्यूट्रिशन में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, फाइबर है, इन सारे चीजों को हमें राइट प्रोपोर्शन में लेना चाहिए और गुड क्वालिटी लेना चाहिए. दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर हम जैसे कि सहरी के टाइम पे अगर हम बहुत शुगरी चीज खा रहे और या तो फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं खा रहे हैं, जैसे कि बिस्किट या ब्रेड रोल, ये 2-3 घंटे के बाद हमें दोबारा भूख लग जाएगा बिकॉज दिस डजंट स्टे इन द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम सहरी ले रहे हैं वी हैव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर, जो कि बहुत सारे लोग इनफ फाइबर नहीं लेते, जिसके एक औरत के लिए 25 ग्राम्स मिनिमम पर डे ऑफ फाइबर लेना चाहिए और एक आदमी के लिए 30 ग्राम्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वेस्टर्न डाइट पे है और द फाइबर कंटेंट इज नॉट इनफ, और जब हम फाइबर कंटेंट करेक्ट कर लेते हैं फिर हमारे ब्लड शुगर जो है वो भी कंट्रोल में आ जाता है, हमारा वेट जो है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, और जो हंगर है हमें हंगर नहीं लगता है 5-6 घंटे के लिए if we have good fiber. तो जब हम सहरी के लिए उठते हैं इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ऐसे चीजें खाएं जिसमें फाइबर हाई है, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम है, और जिसमें प्रोटीन है, प्रेफरेबली वीगन सोर्स प्रोटीन, लेकिन एनी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक रहता है, सो वी डोंट गेट हंग्री क्विकली. और ऑल्सो फैट्स, इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक द राइट अमाउंट ऑफ फैट. जैसे कि ना अगर हमारे पास एक प्लेट है, ओके, उस प्लेट के अंदर आधा हिस्सा really should be fruits and vegetables, और फिर उसका क्वार्टर जो हिस्सा है गुड क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, और जो बाकी हिस्सा है वो बाकी क्वार्टर जो है वो गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थी फैट और सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे फाइबर है. जैसे हम बोलते हैं ना व्हाइट राइस और ब्राउन राइस के फर्क, ब्राउन राइस के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा विटामिन और फाइबर आ जाते हैं जो व्हाइट राइस में नहीं होता है, इसलिए ब्राउन राइस इज मच मोर बेनिफिशियल देन व्हाइट राइस. जिसके ब्राउन पास्ता भी व्हाइट पास्ता से मोर बेनिफिशियल है न्यूट्रिशन वाइज. तो जैसे कि अगर मैं कहूँ सहरी के टाइम पर हैव मे बी समथिंग लाइक ओट्स विद मिल्क, वो दूध से वो प्रोटीन आ जाता है, ओट्स से वो कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, और फिर ओट्स के अंदर बहुत सारा फाइबर भी है, सो इट कीप्स यू फुलर फॉर लॉन्गर, इट कीप्स योर ब्लड शुगर्स बेटर कंट्रोल्ड, एंड इन द लॉन्ग टर्म आपका जो वजन है वो भी एडजस्ट हो जाएगा बाय हैविंग हायर फाइबर. और जैसे आपने कहा पहले के डिहाइड्रेशन के बारे में, इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन try to cut down on sugary drinks. It's very tempting to have fizzy or sugary drinks, but again sugar content को हमें देखना चाहिए, हमें reduce करना चाहिए जब हम रोजा रख रहे हैं. तो पानी सबसे अच्छा है, और अगर हमारे खाने में फाइबर ज्यादा होगा तो फिर हम उस पानी को ज्यादा देर तक होल्ड ऑन कर सकते हैं, so we will not get that thirsty or dehydrated that quickly because the fiber will help us retain that water. जैसे कि अगर हम फ्रूट खाएं या वेजिटेबल्स खाएं उसके अंदर फाइबर आता है, फ्रूट्स के अंदर बहुत नेचुरल वाटर भी आ जाता है, तो hold on to that water longer than if we just have like a sugary drink or just plain water. So डॉक्टर सामिया, फाइबर की एग्जांपल्स कौन-कौन सी आपने? ब्राउन बताए, फ्रूट एंड वेजिटेबल बताया, और कौन सी हो सकती है? तो फाइबर्स फूड जो है, जो ब्राउन जो कलर है, it will be in anything that's brown, like for example in the carbohydrate group. So for example
एग्जाम्पल ब्राउन राइस, ब्राउन पास्ता, ब्राउन स्पेगेटी, ये सब चीजें के अंदर आता है। फिर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं आप, जैसे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जो आते हैं, कंटेंट हाई है। और फिर नट्स के अंदर जैसे बादाम, आलमंड नट्स, कैश्यू नट्स के अंदर उनके वेट के हिसाब से फाइबर बहुत ज्यादा है। और फिर ऑफ कोर्स खजूर हम खाते हैं रोजे के महीने में भी फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें के अंदर फाइबर ज्यादा है। सो ट्राई एंड सप्लीमेंट विद नट्स, विद फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, and have wherever possible have the brown alternative of the white. So agar aap chawal kha rahe hain, have brown rice instead of white rice. If you're having pasta, try and have brown. If you're having bread, try and have brown bread or white bread. क्योंकि इससे आपका फाइबर कंटेंट जो है बढ़ जाएगा। लेकिन पोर्शन कंट्रोल फिर भी इम्पोर्टेंट रहता है इन चीजों के अंदर कि आप कितना जो है वो ले रहे हैं। और एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट कि आप रमजान के महीने का ये नहीं मतलब कि आप अपना एक्सरसाइज करना छोड़ दें, तो मेंटेन अ नॉर्मल लेवल ऑफ फिजिकल जो आप नॉर्मली करते हैं। विगरस एक्सरसाइजेस जो बहुत ज्यादा आपका एनर्जी को ले, बहुत एक्सेसिव हो जाए, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अदर देन दैट फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। आप किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए जिनको डायबिटीज या कंडीशन है या आम हालात में? मैं कहूंगी कि पहले 10 दिन में, बिकॉज पहले 10 दिन में हमारा बॉडी बहुत बिजी है, डिटॉक्सिंग कर रहा है। सो डोंट डू टू मच एक्सरसाइज एट ऑल। आई वुड से अगर आपको एक्सरसाइज करना ही है तो फिर थोड़ा सा लाइट वॉकिंग कर लीजिए पहले 10 दिन के लिए। फिर आफ्टर द 10 days you can build up after that. So it depends on your previous level of activity. अगर आप रोजे रमजान के महीने से पहले आप बहुत फिट है, आप बहुत सारे डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं या तो फिर जिम में जाते हैं, then the chances are आपके बॉडी habituated हो गया है to do these exercises. So you can calm down a little bit the first 10 days. Don't do as much as you're doing before. लेकिन 10 दिन के बाद you can start building up. तो अगर आप exercise बिल्कुल नहीं लेते, which I hope you do some exercise, लेकिन if you don't, then first 10 days don't go any exercise, I would recommend. After the 10 days, start doing light exercise, जैसे कि long walk पे चले जाए, या तो फिर हल्का weights कर सकते हैं. And then slowly build up. Your body will how much it's tiring you out. So जैसे कि आपने कहा कि dehydration is a big problem. अगर हम ज़्यादा excessive sweating कर लेते हैं in the exercise, we're going to lose that amount of water. So it's important that if that you do exercise that doesn't cause too much sweating, so that you can retain the fluid in your body. So the best things really is just doing some light, so doing some gentle walking. And then slowly build up. और सबसे अच्छा time जो है exercise करने के लिए is actually just before you break the fast. तो अभी तो बहुत लंबी दिन है, so I would say like 7 बजे, 7:30 बजे go out for a walk. Because when you do exercise just before eating, it allows your digestion and the way you consume the energy levels from the food to be better. Or your blood sugar, it doesn't become too high when you break the fast if you do exercise just shortly before it. बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सामिया, आपने बताया था जो पहले जो अपने खाने के हिसाब से बताई, खासतौर पे सहरी के लिहाज से, कि व्हाट इज इट दैट यू शुड हैव इन सहरी। सो फॉर एग्जांपल इंक्रीज योर फाइबर इनटेक एंड द काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स दैट यू टॉक्ड अबाउट। व्हाट अबाउट इफ्तारी में किस तरह का खाना, किस तरह की चीज, किस तरह की न्यूट्रिशन लेनी चाहिए? तो alhamdulillah, sunnah, जब हम sunnah देखते हैं, just dates and water, to be honest, that is the best way to break the fast. थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खजूर, और फिर take a break. Take a 15-20 minute break before you indulge in anything else. And then after the 15-20 minutes break, have a regular meal. मुझे पता है कि रोजे के महीने पे सब लोग को समोसा, पकोड़ा, ये सब चीजें पसंद है, लेकिन ये चीजें जो है ना, वो बहुत ऑयली फूड हो जाता है, और it's very difficult for our body to break that oil down. Especially like हम जब फैट्स के बारे में बातें कर रहे थे, फैट्स के बहुत सारे कैटेगरीज होता है, ये जो हेल्थी फैट्स है और जो नॉन हेल्थी फैट्स है,
और जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो डीप फ्राइंग के लिए, वो तेल जो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक हाई हीट फिर कूलिंग डाउन फिर हाई हीट दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारा ट्रांस फैट जो है वो आ जाता है. वो ट्रांस फैट हैज बीन लिंक्ड टू हायर risk for cardiovascular disease, blood pressure, heart attack, stroke, and even also obesity as well. So it's important that we cut back on the trans fat. तो जो फैट्स के अंदर जो कैटेगरीज है, हेल्थी फैट्स जो है उसमें है सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स, और उसके अंदर जो चीजें आ जाता है जैसे कि ऑलिव ऑयल हेल्थियर है, कोकोनट ऑयल हेल्थियर है, घी भी अगेन इन द राइट प्रोपोर्शन हेल्थी है. जब हम डीप फ्राइड चीजें खाते हैं उसका ऑयल का प्रोपोर्शन, फैट्स का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है. तो मैं कहूंगी कि हैव अ नॉर्मल मील लाइक जैसे कि रेगुलर डिनर, और अगर आप आपके प्लेट को देखें तो half of it should be vegetables, or if you want to be very serious about getting the most out of health, try and make it green leafy vegetables, क्योंकि green leafy vegetables के अंदर वो है ना क्लोरोफिल आ जाता है, और क्लोरोफिल और मैग्नीशियम एक साथ जाता है. So मैग्नीशियम का डिफिशिएंसी बहुत सारे लोगों को है, उनको पता भी नहीं है. So try and have green leafy vegetables, और फिर बाकी जो प्लेट है half plate should be a good protein. आप अंडे खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, चिकन, मीट, या तो फिर वीगन सोर्सेज जैसे कि दाल और एनी काइंड ऑफ हेल्थी प्रोटीन, और बाकी जो क्वार्टर है कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थी फैट और कार्बोहाइड्रेट. क्या है ना, आजकल हम लोग उल्टा करते हैं, तो हाफ आवर प्लेट इज द कार्बोहाइड्रेट, जो हाफ आवर प्लेट बिकम्स द रोटी और द चावल, और फिर थोड़ा सा सालन या थोड़ा सा चिकन, और फिर बहुत कम वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं. तो वी हैव टू शिफ्ट दैट बैलेंस and think जब हम खाना पकाने वाले हैं या तो फिर खाना बना रहे हैं, think what is the protein that we're going to have first and what are the vegetables we're going to have. फिर उसके बाद सोचे कि थोड़ा सा चावल या थोड़ा सा रोटी के साथ. So it's important कि हम fried foods कम कर दे. If you have to have fried foods, only have one fried dish, like not the whole of your meal after breaking the fast shouldn't be fried food. Just try and limit it to one. और बाकी जो है have your plate in a healthy balance of carbohydrate, fats, proteins, and vegetables. और उसके अलावा ये कि फ्राइड कोशिश करके उसको भी हटाया जा सकता है ना, कि ग्रिल करके खा लें, ग्रिल उसको बेक कर लें, स्टीम कर लें, इस तरह के दीज आर दी ऑप्शंस. आई नो दीज आर नॉट एज टेस्टी एज फ्राइड का जो ऑप्शंस हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा कोशिश करके थोड़ा मिक्स एंड मैच करके देखिए. लेकिन आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सबसे पहले सोचे कि प्रोटीन आपके खाने में क्या है, फैट्स आपके खाने में कौन से हैं, एंड देन गो टू कार्बोहाइड्रेट. हमारा यूजुअली थोड़ा उल्टा होता है. हम यूजुअली ये सोचते हैं कि आज शाम को रोटी बनेगी या चावल बनेंगे, तो बेसिकली इट्स वन कार्बोहाइड्रेट और दी अदर. नॉट नेसेसरी कि उसको उस तरह से नहीं देखते. जैसे कि अगर हम इसको ऐसे देख लें कि जी चिकन बनानी है या एग बनाने हैं या क्या, उस तरह से प्रोटीन के हिसाब से सोचे, तो आपका वो जो सोचने का अंदाज है, सोचने की चीज है, वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट. बिल्कुल आपने, अच्छा इसमें थोड़ी सी मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि सजेस्टेड कुछ हेल्थियर जो कल्चरल कुजीन है वो किस तरह की आप कर सकते हैं. तो अगर मिडिल ईस्टर्न में उसमें देखें तो फलाफल बर्गर, व्हाइट बीन मुजाका, और अगर आप साउथ एशियन में देख लें तो मैंगो लस्सी, इस तरह का आप ले लें, ग्रिल्ड कर लें चिकन टिक्का या उस तरह का कुछ बना लें, दाल या कोई सब्जी जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले, और रोटी या चावल जहाँ खाने हैं तो वहां पे कोशिश करें कि वो होल मील वाले हों, ना कि रिफाइंड जो है वो ना हो. तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा डॉक्टर सामिया, और क्या बताएंगी न्यूट्रिशन को लेके, कोई और ऐसी चीजें जो आप ऐड कर? सबसे पहले I just want to go back on something. हमारे जो खाना है एशियन कल्चर में और अरब कल्चर में भी, actually it's not that unhealthy. The problem is the oil in most of the situations. तो जैसे because अगर आप एशियन घर पे जाए, the oil is usually a trans fat based oil. अगर हम सिर्फ oil change करें, actually that meal becomes quite healthy. So अगर हम like coconut oil इस्तेमाल करें या घी इस्तेमाल करें, and in less proportion as well, spices are healthy for you. Meat, different proteins that we eat, it's healthy for us. So really it's just tweaking the तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वो बदलना पड़ेगा.
I think the rest of it is okay. और जो fried foods है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. और जैसे आपने कहा, like you can and put the grill, but you know when you already know what something tastes like because it's been fried, you don't then like so much the or the grilled option. So what I would say is try not to substitute like for like, just change it to something else. Because it'll taste better. It'll be a new taste. And वो बाकी जो nutrition, ये तो macronutrients हो गया, वो micronutrients जो है जैसे कि vitamins, minerals जो है, you know, I would recommend like supplementing, especially हम जो Asian लोग हैं, हमारे skin थोड़ा सा dark है, तो sun exposure ज़्यादा होना पड़ता है to make the same amount of vitamin D. So I would say do supplement on vitamin D and do supplement on like multivitamins, preferably like a vegan certified multivitamin. Because आजकल जो खाना बनते हैं, because of the way agriculture has changed, farming has changed, बहुत सारे research दिखा रहे हैं कि आजकल के खाने में nutrition बहुत कम है. कंपेयर टू जैसे कि हमारे दादा दादी के टाइम पर जो खाना बनता था वो ज्यादा न्यूट्रिशियस था क्योंकि फार्मिंग का टेक्निक्स अलग थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यू नो वाज नॉट, यू हैड लोकली अवेलेबल फूड, क्योंकि जो भी खाना है यू नो विद टाइम उसका न्यूट्रिशन डिके हो जाता है, isn't it? So the longer the time it takes for the food to reach our kitchen, the less nutrition it will have. और आजकल जो है खाना हम सुपरमार्केट से लेते हैं, लेकिन सुपरमार्केट तक जाने के लिए the food had to travel. So even before it gets to us, a lot of the nutrition has stayed. So it's really important, of course, to have fresh fruits and vegetables wherever possible, but otherwise we should try and supplement because the food that we are eating is not as nutritious as it used to be maybe like 90 years ago. Okay, great, thank you. The other thing जो मैं आपको पूछ, जब ऑयल की आपने बात की तो आपने कहा कि ऑयल अगर अपना चेंज कर दे तो जैसे क्या ऑप्शंस है, जैसे वेजिटेबल ऑयल की जगह, मतलब ये मैं बात कर रही हूँ कुकिंग की, खाना बनाने की, जैसे बनाने का इस्तेमाल करना होता है, तो उसमें क्या वेजिटेबल ऑयल की जगह आप कहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल की बात करेंगे, या अदर व्हाट यू सजेस्ट? अगर मुझे फ्राई ही करना है तो फिर मैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करूँ? हमारे पास तकरीबन 50 सेकेंड्स रह गए. अच्छा ठीक है. What I would say is olive oil high heat पर नेचर हो जाता है, तो क्योंकि हमारा खाने पे हम हाई हीट पे यूजुअली बनाते हैं या मीडियम हीट पे बनाते हैं, तो अगर आपके पास ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर ले तो फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है, या तो फिर प्योर कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल कर ले. घी भी है, यू नो गुड क्वालिटी घी. अगर आपको फ्राई करना ही है तो फिर यू नो, to be honest, there's not much frying options. You know, ghee के अंदर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन you'd have to use a lot of ghee for that. So ठीक है डॉक्टर सामिया, थैंक यू सो मच. तो अब उस पे वो नहीं कर सकते तो अपना जो है कंटेंट का जितना आप खा रहे हैं वो कम खाएं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई होप कि लिसनर्स को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक. Thank you so much, Praveen. Sheffield's Link